उनके बेटे के गुजरने का जिक्र होता है, वहाँ आपने कुमार गंधर्व का एक निर्गुणी भजन का लाइन डाला है। अब आई हैव नथिंग अगेंस्ट कुमार, आई लव हिज म्यूजिक, बट ये जो आपने खयाम साहब के म्यूजिक का मतलब म्यूजिकल यूनिवर्स क्रिएट किया है, वो आपको नहीं लगता कि वहाँ खट करके वो हट के कहीं और जा रहा है? तो कुमार गंधर्व से वो एक अध्याय खत्म होता है और नया फिर शुरू होता है, और उससे एक निर्गुण भाव जो पैदा होता है, यानी किसी की डेथ हुई है तो डेथ हुई है और मुझको एकदम तुरंत फिर उनके उसी म्यूज़िक पर जाना है, तो कुमार गंधर्व के साथ उसको हम विराम लगा रहे हैं। सिनेमैटिक ढंग से हमने उसको एक फुल स्टॉप की तरह इस्तेमाल किया है कि फिर हम आगे शुरू करेंगे, यहाँ हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, उनके बेटे वाले प्रसंग को ख़त्म कर रहे हैं। जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला, तो खयाम साहब क्यों हमेशा मतलब अपने स्टैंड पे ही अटल रहते थे? ऐसा है अमित करण साहब, कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली, कभी नहीं। उन्होंने स्वयं वो संगीतकार थे। जैसे इन्होंने 5 साल तो वहाँ शिक्षा ली, हुस्नलाल भगत राम और अमरनाथ उनके सबसे बड़े भाई थे हुस्नलाल भगत राम के, दिल्ली में, उनसे शिक्षा ली थी। उसके बाद जब वो म्यूज़िक दे रहे थे, उन दिनों भी फुटपाथ से पहले तक 5 साल यहाँ बम्बई में रहते हुए किराना घराने के फैयाज़ खान से जाते थे शिक्षा लेने। तो खयाम साहब म्यूज़िक में मिलावट, चूँकि शास्त्रीय संगीत जानते हैं, तो वो उनकी दृढ़ता है। वो कहते हैं कि नहीं, आप एक सीमा तक ही उसको बदल सकते हैं, एक सीमा के बाद आप उसको, अब मेरे पास कोई शब्द भी नहीं आ रहा है, करप्ट नहीं कर सकते आप उसको। राग को आप करप्ट मत करिए। आपने देखिए कि ये जो रजिया सुल्तान है, उसमें कब्बन मिर्ज़ा का गाया हुआ है, खुदा खैर करे वाला जो गाना है। अच्छा, उसके लिए उन्होंने ये तमाम ये जो पंकज उदास और ये वो जितने भी थे सबको रिजेक्ट किया उन्होंने, जो बेहतर गाने वाले हैं। और कब्बन मिर्ज़ा साहब कोई बहुत बड़े गायक नहीं थे, लेकिन उनको लगा कि वो साउंड जो है और उसमें जो क्लासिक का टच है, बेस जो है उसके साउंड का, तो इसलिए कब्बन मिर्ज़ा को रखना चाहिए, तो वो किया उन्होंने। तो उनको अक्सर जज की तरह बुलाया जाता था और उनका इरिटेशन दिखाई देता था। और बहुत सारे और म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जैसे ओपी नैयर है, अच्छा खासा गाने बजाने के साथ एंजॉय करते थे, थिरकते थे, सब कुछ करते थे। खयाम साहब गाली तो नहीं, लेकिन डांट जरूर देते थे। इन्होंने बताया, वो कट गया है इसमें, जगजीत जी ने बताया कि जब ये कभी कभी फिल्म के गाने सुपर हिट हुए, तो एक प्रोड्यूसर आए और एक अटैची पैसा भर के लाए थे, और खयाम साहब को कहा कि आप कभी कभी से आगे की म्यूज़िक दीजिए, और खयाम साहब ने एकदम से गुस्सा किया और उनकी अटैची कहा कि आप अभी ले जाइए इसको, ये पहले आप कहानी दीजिए, पहले आप उसकी थीम बताइए। ये इन्होंने बताया, तो इसे समझौता उन्होंने नहीं किया। इसीलिए कोई और दूसरे लोगों की तरह अभी भी एक साधारण से फ्लैट में वहाँ जुहू में वो रहते, और एक नौकर है, 2 अपने पति पत्नी है, बस सामान्य सा जीवन है। तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। आई थिंक सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो और आपकी अगली फिल्म देखने का हम लोग वेट करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो 1-1.5 साल की बड़ी भागदौड़ रही है, और उसके में मुझको आज बहुत राहत मिली है, बहुत ही आराम आज मिलेगा मुझे कि आप लोगों को अच्छा लगा। और मैं अपने साथ के उन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने एडिटर असीम सिन्हा जी को, अपने एसोसिएट डायरेक्टर तथागत प्रकाश को, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर नवागत प्रकाश को, और एडिटर राधिका शर्मा को, कि जिनके बदौलत काम उन्होंने किया और तालियां मुझे मिल रही हैं। थैंक यू।